नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। मैं भावना खंडेलवाल, सहायक आचार्य, बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बचपन और वृद्धि के प्रकरण संवेगात्मक विकास का आज अध्ययन कराने वाले। बालक का संवेगात्मक विकास। बालक के सामाजिक विकास में संवेगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि बालक का संवेगात्मक विकास सामान्य रूप से होता है तो सामाजिक विकास भी ठीक प्रकार से होने की संभावना रहती है। यदि बालक के संवेगों में असामान्य लक्षण विकसित हो जाते हैं तो वे उसके सामाजिक विकास को भी कुंठित कर देते हैं और वह अपने आप को ठीक प्रकार से समायोजित नहीं कर पाता है। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास की संयुक्त रूप से व्याख्या करते हैं। अब बालक का संवेगात्मक विकास होता क्या है? संवेगों का मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यदि संवेगों का विकास संतुलित रूप से नहीं होता तो उसके व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की विकृतियां आ जाती है तथा वह अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल समायोजित नहीं कर पाता। संवेग ही व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। बालक के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास में भी संवेगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। संवेग प्रत्येक प्रकार के विकास को कुंठित भी कर सकता है। संवेग का अर्थ। संवेग हमेशा बाहरी पदार्थ की ओर संकेत करते हैं जिन्हें देखकर व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि किसी भी प्रत्यात्मक क्रिया का आधार संवेग ही होते हैं। इस संबंध में जर्शील्ड ने लिखा है कि संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने और उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। मैकडूगल के शब्दों में संवेग मूल प्रवृत्तियों के केंद्रीय, आवश्यक और अपरिवर्तनशील आधार होते हैं। विलियम जेम्स इनके अनुसार संवेग की उत्पत्ति उन शारीरिक हलचलों से होती है जो कि उत्तेजना उत्पन्न करने वाली किसी वस्तु या स्थिति के उद्दीपक के फलस्वरूप व्यक्ति में उत्पन्न होती है। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से भी होता है। कुछ संवेग जैसे प्रेम, हर्ष, उल्लास आदि मानव के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में योगदान देते हैं, जबकि भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि संवेग उसके लिए कष्टकारक होते हैं तथा उसके विकास को भी कुंठित कर देते हैं। अतः बालक का संवेगात्मक व्यवहार उनके अन्य विकास पर निर्भर करता है। विकास के सभी पहलू एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। संवेगों की प्रकृति और उसकी विशेषता। संवेगों के विषय में अब तक जो कुछ भी अभिव्यक्त किया गया है उससे संवेगों के विषय में कुछ तथ्य उजागर होते हैं। ये तथ्य ही संवेगों की प्रकृति और विशेषता होती है। जैसे मूल प्रवृत्तियों से संबंध। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक संवेग किसी मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। जैसे आश्चर्य संवेग का संबंध जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से होना। कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जो संवेग मैकडूगल की सूची में नहीं है, जैसे प्रेम, दया, ईर्ष्या, उनका संबंध भी किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से होता है। फिर है सार्वभौमिकता। मनोवैज्ञानिक स्काउट ने यह तथ्य उजागर किया कि संवेग छोटे बड़े सभी प्राणियों में होते हैं। यह बात दूसरी है कि किन्हीं में अधिक और किन्हीं में कम होते हैं और ये संवेग किसी परिस्थिति विशेष में ही जागृत होते हैं। फिर शारीरिक परिवर्तन। संवेग जागृत होते हुए ही प्राणी के शरीर में परिवर्तन होता है, उसके शरीर के आंतरिक भागों में भी और बाहरी भागों में भी। उदाहरण के लिए मनुष्य के क्रोध के संवेग को लीजिए। क्रोध का संवेग जागृत होते ही मनुष्य के आंतरिक भाग की एड्रिनल ग्रंथियों से एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे रक्त में जमाव होने लगता है और उसकी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों से स्राव होना बंद हो जाता है, जिससे उसकी पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है। दूसरी तरफ रक्त में जमाव होने से आंखें लाल हो जाती है और चेहरा दमदमाने लगता है और होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। फिर है मानसिक परिवर्तन। संवेग की गहन अनुभूति में मन मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है और मनुष्य विवेक शून्य सा हो जाता है। क्रोध के संवेग को ही लीजिए। क्रोध की स्थिति में मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है और कुछ भी कर बैठता है। फिर है तीव्रता।
संवेगों में तीव्रता होती है। जब तक संवेग में तीव्रता नहीं होती, मनुष्य संवेगात्मक स्थिति में ही नहीं आता। ये बात दूसरी है कि यह तीव्रता कुछ व्यक्तियों के संवेगों में अधिक होती है और कुछ में अपेक्षाकृत कम होती है। सुख और दुख की अनुभूति। प्रत्येक संवेग का संबंध भावना से होता है और भावना में सुख दुख का भाव जो होता है वो छिपा होता है। यही कारण है कि संवेगात्मक स्थिति में मनुष्य को सुख या दुख की अनुभूति अवश्य होती है। उदाहरण के लिए प्रेम का संवेग जागृत होने पर सुख की अनुभूति होती है और क्रोध का संवेग जागृत होने पर दुख का अनुभव होता है। फिर एक क्रियाशीलता। संवेग की स्थिति में मनुष्य की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए क्रोध के संवेग को ही लीजिए। क्रोध का संवेग जागृत होते ही मनुष्य का शरीर फड़फड़ाने लगता है और वह कुछ भी कर बैठता है। फिर है व्यक्तिकता। संवेग की जागृति व्यक्ति विशेष की प्रकृति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जरा सी बात पर क्रोधित हो उठता है और कोई बड़ी से बड़ी बात पर भी क्रोधित नहीं होता। इतना ही नहीं, अपितु एक ही परिस्थिति में भिन्न भिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न संवेग जागृत हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, एक कोढ़ी को देखकर कुछ मनुष्य में दया का संवेग जागृत हो जाता है, लेकिन कुछ में घृणा का संवेग जागृत हो जाता है। फिर है अस्थिरता। संवेग प्राय परिस्थिति विशेष की उपस्थिति में जागृत होते हैं और परिस्थिति की समाप्ति के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक शिशु की क्रियाओं को लीजिए। जब वह रोता है तो माँ को कुछ क्रोध आता है, पर जैसे ही वह मुस्कुराने लगता है, माँ में प्रेम व स्नेह का संवेग जागृत हो जाता है तथा कभी कहीं सर्प दिखाई दे जाए तो भय का संवेग जाग जाता है। फिर है एक संवेग और है स्थानांतरण। कुछ परिस्थितियों में संवेगों का स्थानांतरण भी होता है। उदाहरणार्थ, पति पर आए क्रोध को पत्नियां प्राय अपने बच्चों अथवा नौकरों पर प्रकट करती है और दफ्तर आदि स्थानों पर कार्य करने वाले व्यक्ति अपने बॉस के प्रति क्रोध को अपने कनिष्ठों पर अथवा अपनी पत्नी एवं बच्चों पर प्रकट करते हैं। तो ऐसे इस तरह संवेगों की प्रकृति भिन्न भिन्न। अभी संवेगों का वर्गीकरण। संवेगों को मनोवैज्ञानिकों ने दो वर्गों में विभाजित किया है, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग क्या होते हैं? इस वर्ग में वे संवेग आते हैं जिनके उदय होने से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, जिनसे उसे सुख की अनुभूति होती है, जैसे प्रेम, उत्साह, आत्मसम्मान। क्योंकि इस वर्ग के संवेगों से मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है, इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें सुखद संवेग भी कहा है। नकारात्मक संवेग। इस वर्ग में वे संवेग आते हैं जिनके जागृत होने पर मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है और जिनसे उसे दुख की अनुभूति होती है, जैसे घृणा, भय, क्रोध। क्योंकि इस वर्ग के संवेगों से मनुष्य को दुख की अनुभूति होती है, इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक इन्हें दुखद संवेग भी कहते हैं। परंतु यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से सही नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो भय एक नकारात्मक संवेग ही है और अधिकतर परिस्थितियों में यह नकारात्मक ही होता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में यह सकारात्मक संवेग का कार्य भी करता है। जैसे ईश्वर के भय की स्थिति में मनुष्य सत्कर्म के प्रवृत्त होता है, जिससे उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और उस स्थिति में उसे सदैव सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, तो क्या है, संवेग को हम इस तरह से दो भागों में बांटें। फिर शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। बच्चे में जन्म के समय किसी प्रकार का संवेग नहीं होता, जिस प्रकार उसके अन्य अंगों का विकास होता है, वैसे आयु बढ़ने के साथ साथ संवेगों का भी विकास होता है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास का अध्ययन कैथरीन ब्रिजेज उन्होंने गहनता के साथ किया था। उनके अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर संवेगात्मक विकास को हम निम्न चरण में विभक्त कर सकते हैं। जैसे जन्म के समय शिशु केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। 1 माह का शिशु पीड़ा तथा आनंद का अनुभव करने लगता है। 3 मास में क्रोध की अभिव्यक्ति करने लगता है। 4 मास की अवस्था में वह परेशानी को प्रकट करने लगता है। 5 माह की अवस्था में तेज आवाज, अंधेरे तथा अपरिचित व्यक्तियों और जानवरों से उसमें भय की अनुभूति होने लगती है। 10 माह में शिशु प्रेम के भावों को प्रकट करने लगता है। 2 वर्ष की अवस्था में
उसमें लगभग सभी संवेग जैसे उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, भय, प्रेम, ईर्ष्या तथा खुशी आदि विकसित हो जाते हैं। बाद के वर्षों में संवेगों की तीव्रता में वृद्धि होती है, जिससे उनको आसानी से समझा जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने भय, क्रोध तथा प्रेम इन तीनों संवेगों को ही अधिक महत्व दिया है। शिशु अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों, पशुओं तथा खिलौनों आदि से प्रेम करता है। वह अपरिचितों, भयानक चित्रों, डरावनी आवाजों से डरने लगता है। यदि इसकी इच्छा पूर्ति में कोई बाधा आती है तो उसे क्रोध आने लगता है। फ्रायड आदि मनोविश्लेषणवादियों का मानना है कि बालक में काम वासना का विकास होने लगता है। वे स्तनपान, माँ की गोद तथा माँ को स्पर्श करके आनंद का अनुभव करता है, जो उसकी काम प्रवृत्ति का परिचायक है। इसे मातृ प्रेम को फ्रायड ने पितृ विरोधी ग्रंथि कहा है। शिशु के संवेगात्मक विकास के बारे में एलिस क्रो का मत है कि शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। उसको उन्हीं चीजों से भय लगता है जिससे बड़ों को भय लगता है। वो क्रोध को क्रोध से, प्रेम का प्रेम से उत्तर देता है। वह अपनी माता तथा प्रिय साथियों के अतिरिक्त किसी से सहानुभूति नहीं दिखाता है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। शैशव काल में विकसित संवेगों की अभिव्यक्ति इसी काल में होती है। संवेगों की तीव्रता में कमी आती है तथा बालक में दमन की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इस काल में संवेगों की निम्न विशेषताएं परिलक्षित होती है। संवेगों की तीव्रता में कमी। बालक में शिशु अवस्था की अपेक्षा संवेगों की तीव्रता कम हो जाती है तथा उसमें संवेगों को दमन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। भय। बालक में भय का संवेग कई कारणों से विकसित होता है। वह विद्यालय जाने, अध्यापकों द्वारा दंड दिए जाने, परीक्षा में सफलता पाने, अभिभावकों द्वारा दंडित करने, सामाजिक नियमों का पालन करने आदि की चिंता से भयभीत रहने लगता है। निराशा। विभिन्न प्रकार के बंधनों से पीड़ित होने एवं खेलों और परीक्षाओं में वांछित परिणाम न मिलने से बालक के स्वभाव में चिड़चिड़ापन तो आता ही है, साथ ही साथ निराशा भी विकसित हो जाती है। क्रोध। बाल्यावस्था में इच्छा पूर्ति में बाधा आने तथा स्वतंत्रता पूर्वक कार्यकलापों को करने में प्रतिबंध लगने से निराश होने पर बालक को क्रोध आता है। इसके अतिरिक्त परीक्षा में कम अंक आने पर जब उसकी अन्य बालकों से तुलना करके उन्हें माता पिता नसीहत देते तो भी उन्हें गुस्सा आता है। वे अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाते हैं। ईर्ष्या। ईर्ष्या तथा द्वेष की भावना सर्वप्रथम घर के बच्चों में आपस में देखने को मिलती है। वे एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं। आगे चलकर यह भावना सहपाठियों, समूह के साथियों के प्रति विकसित हो जाती है। विद्यालय में लड़कियों में ईर्ष्या लड़कों से अधिक मात्रा में पाई जाती है। जिज्ञासा। विभिन्न चीजों और तथ्यों के बारे में जानने की उत्सुकता बालक के पूर्व बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। वह विभिन्न घटनाओं और दृश्यों के बारे में पूरी जानकारी चाहता है। वह खिलौनों, छोटी मोटी मशीनों, रेडियो, टीवी, फोन आदि के कलपुर्जों तथा उनकी कार्यविधि जानने के लिए उनको खोलते और जोड़ते हुए देखा जा सकता है। प्रेम। इस काल में स्नेह का प्रदर्शन शारीरिक स्पर्श अथवा प्यार भरे शब्दों से कम होता है। इस अवस्था में प्रिय व्यक्तियों के संपर्क में रहना, उनके सुख दुख में शामिल होना, पत्र व्यवहार करना, टेलीफोन पर वार्तालाप करना आदि स्नेह अभिव्यक्ति के परिचायक हैं। प्रफुल्लता। इस अवस्था में बच्चे विनोद प्रिय होते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। वे फिल्म में हास्य कलाकारों तथा मारपीट करते हुए हीरो को देखकर बहुत खुश होते हैं। कभी कभी वे दूसरों को परेशानी में देखकर भी आनंद का अनुभव करते हैं। उत्तरदायित्व। इस अवस्था में बच्चों में किसी सौंपे गए कार्य को पूरा करने के दायित्व का भाव विकसित हो जाता है और बालक कार्य को पूरे जोश से करता है। लेकिन यदि कई कार्य एक साथ सौंप दिए जाते हैं तो उनको ठीक ढंग से नहीं कर पाता और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। यौन प्रतिरोध। कभी कभी बालकों के समूह में ऐसे अनुभव भी होते हैं जिससे कुछ लड़के लड़कियों में वैमनस्यता उत्पन्न हो जाती है। जैसे बड़े बालक विपरीत लिंगियों से स्वयं तो दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन छोटे बालकों को ऐसा नहीं करने के आदेश देते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास।
पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक बंधन, समायोजन की समस्याएं, व्यवसाय से संबंधित चिंताएं तथा कुछ करके दिखाने की प्रबल इच्छाएं किशोरों के मन को उत्तेजित कर देती है, जिससे उसके सभी आवेगों को गति मिलती है और वो कभी बहुत जोश में तो कभी बहुत उदास दिखाई देता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा है। बी.एन. झा उनके अनुसार किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न व्यवहार करता है। जो परिस्थिति उसे एक अवसर पर उल्लास से भर देती है, वही परिस्थिति उसे दूसरे अवसर पर खिन्न भी कर देती है। किशोर काल में संवेगों की अभिव्यक्ति बाल्यावस्था की भांति क्रियात्मक न होकर संवेगात्मक होती है। जिसे क्रोध आने पर वह आग बबूला होकर बड़बड़ाने लगता है। बाल्यावस्था में संवेग अस्थायी अर्थात क्षणिक होते हैं, जबकि किशोरावस्था में संवेगों में स्थायित्व आने लगता है। जैसे आत्मसम्मान, राष्ट्र प्रेम, दयालुता, सौंदर्यानुभूति आदि संवेग किशोरावस्था में स्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं। क्रोध तथा भय के संवेग सामाजिक कारण से उत्पन्न होते हैं। वह सामाजिक बंधनों, कुरीतियों आदि के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए क्रोधित हो उठता है, लेकिन दूसरी ओर उसे यह भी भय रहता है कि समाज उसे अस्वीकृत न कर दे। कभी कभी उसे संभावित परिणामों की कल्पना करने में भी भयभीत होना पड़ता है, जैसे कहीं परीक्षा में कम नंबर न आ जाए या उसे वांछित व्यवसाय अथवा पाठ्यक्रम में प्रवेश न मिल जाए। किशोरों में ईर्ष्या भी देखने को मिलती है। जब माता पिता या अध्यापक किसी अच्छे छात्र की प्रशंसा करते हैं, तो अन्य किशोरों के मन में उस छात्र के प्रति ईर्ष्या का भाव विकसित हो जाता है। यह प्रवृत्ति किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में अधिक पाई जाती है। किशोर अपनी आलोचना कतई सहन नहीं कर पाते हैं। किशोरावस्था में प्रेम का संवेग तीव्रतम होता है, लेकिन अब वह प्रेम खिलौनों, पशुओं आदि के प्रति न होकर व्यक्तियों के प्रति होता है। वह जिसे प्रेम करता है उसके संपर्क में अधिक से अधिक रहना चाहता है, उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और उसको देखकर खुश होता है। इस संबंध में बी.एन. झा कहते हैं कि किशोरावस्था में बालकों बालिकाओं में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है और इसके संवेगात्मक विकास पर असाधारण प्रभाव डालती है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों का माता पिता तथा सखाओं से हटकर प्रेम अपनी आयु के विपरीत लिंग वाले साथियों की ओर केंद्रित हो जाता है। अपने जीवन साथी की कल्पनाएं भी उनके मस्तिष्क में घर करने लगती है। यदि किसी किशोर को इस अवस्था में पर्याप्त स्नेह है तथा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, तो वह निराश होकर विद्रोह कर उठता है तथा अवांछित कार्य करके अपराधियों की दुनिया में शामिल हो जाता है। अतः किशोरों का उचित संवेगात्मक विकास करने के लिए उन्हें उचित वातावरण तथा स्नेह मिलना चाहिए। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक के संवेगात्मक विकास में अनेक कारकों का योगदान होता है। इनमें से परिवार, विद्यालय, सामाजिक परिवेश तथा बालक की व्यक्तिगत, शारीरिक और मानसिक क्षमताएं जो होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। परिवार, यदि परिवार का वातावरण शांत, सुखमय, सुरक्षा युक्त है तो बालक का संवेगात्मक विकास संतुलित होगा। यदि परिवार में अशांति, कलह, लड़ाई झगड़े आदि रहते हैं तो इस प्रकार के परिवेश में बालक का समुचित विकास न होगा। इसके अतिरिक्त यदि बच्चे के माता पिता बालकों की उपेक्षा करते हैं, अधिक समय तक बाहर रहते हैं, आवश्यकता से अधिक उनकी चिंता करते हैं, बच्चों के सामने उनकी कमियों को गिनाते हैं, उनके प्रत्येक कार्य में कमियां निकालते हैं, तो ये सब क्रिया उनको अवांछित संवेगात्मक विकास की ओर ले जाती है। टूटे परिवार के बच्चों के संवेगों में विकृतियां देखने को मिलती है। परिवार का आर्थिक तथा सामाजिक स्तर भी उनके संवेगात्मक विकास को बहुत प्रभावित करता है। फिर विद्यालय, परिवार के बाद संवेगात्मक विकास में विद्यालय का योगदान रहता है। यदि विद्यालय का वातावरण, पाठ्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम बालक के संवेगों के अनुकूल होते हैं तो संवेगात्मक विकास उत्तम होता है। यदि उसके सहपाठी विपरीत प्रकृति के होते हैं तो संवेगात्मक टकराव की स्थिति बनती है तथा अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। शिक्षक के विचारों, आदर्शों, व्यवहार, पढ़ाने की विधियों आदि का प्रभाव छात्रों के आदत निर्माण और उनके संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। फिर है सामाजिक परिवेश। बालक जैसे सामाजिक परिवेश में रहता है वैसे ही उसका संवेगात्मक विकास होता है।
यदि उसके पड़ोस में झगड़ालू, असभ्य तथा अपराधी प्रकृति के बच्चे और लोग रहते हैं तो उससे उसके स्वभाव में इन अवांछनीय कारकों के समावेश होने की संभावना बनी रहती है। यदि बालक के उचित कार्यों को सामाजिक मान्यता नहीं मिलती तो उसका संवेगात्मक विकास कुंठित हो जाता है। सामाजिक तनाव के कारण उसमें उदासीनता, विद्रोह, निराशा तथा अन्य आपराधिक प्रवृत्तियां विकसित हो जाती है। फिर है व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक क्षमताएं। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ बालक का संवेगात्मक विकास संतुलित होता है, जबकि जो रोगग्रस्त, अपंग और निर्बल बालक होते हैं उनके संवेगों में अस्थिरता देखने को मिलती है। अन्य बच्चों की बराबरी न कर पाने के कारण बालकों में हीनता और ईर्ष्या की भावना विकसित हो जाती है। इसी प्रकार मानसिक योग्यता भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। एक विवेकशील अर्थात उच्च बुद्धि स्तर का बालक अपने संवेगों पर मंद बुद्धि वाले बालक की अपेक्षा अधिक नियंत्रण करने में सक्षम होता है। बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र उत्तेजित न होकर सहनशीलता से कार्य करता है। इसके अतिरिक्त वंशानुक्रम, भौतिक वातावरण, थकान, कार्य करने की स्थितियां तथा सांस्कृतिक परिवेश आदि भी बालक के संवेगों को प्रभावित करते हैं। हमने इस अध्याय के अंदर संवेग क्या होते हैं, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है और संवेगात्मक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यह बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा है। मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।